हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक क्लास 6 का चैप्टर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, इस पे जो है अभी 2024 जुलाई में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। और क्वेश्चन क्या है आपका, अशोक का ध्वंस है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग फर्स्ट क्लास उसका डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड क्लास डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग नजराना तक किए थे कि ये नजराना था क्या, कर और नजराना में क्या अंतर होता है। तो कर जो होता है एक नियमित ढंग से जो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कर कहते हैं। और नजराना जो रहता है अनियमित रूप से जो है आपका इकट्ठा जब संभव हो तब दिया जाता है या इकट्ठा किया जाता है, तब उसको हम लोग नजराना कहते हैं। मतलब जो कि गिफ्ट, एक तरीके से इसको हम लोग गिफ्ट कहते हैं, जो कि आपका प्रजा जो है राजा के लिए देता है, उसको हम लोग नजराना कहते हैं। लेकिन ये कर जो होता है ना, जैसे कि व्यवसाय पर जो कर होता था या किसान पे जो कर लगाए जाते थे उत्पादन पे, ठीक है ना, तो इससे ये जो है आपका कर जो रहता है ये नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं। तो देखिए, राजधानी में सम्राट मैगंथीस जो है ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजपूत था, सॉरी राजदूत था। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका मैगंथीस के बारे में भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और मैगंथिस ने जो कुछ देखा उसका वर्णन किया है। जैसे कि यहाँ उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी जब सम्राट जनता के सामने आता था तो शोभ यात्रा का जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था और अपने उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर में के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वो हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, तो ये सब बातें जो है आपको आनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है हम लोग का डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए एक ही पॉइंट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में देखिए क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है और ये एक विशाल प्राचीर से जो है घिरा हुआ है। कितना बुर्ज है देख लीजिए, 570 जो है बुर्ज है और 64 जो है आपका द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से ये बने हुए हैं। राजा का महल भी जो रहता है ना, वो काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी किया गया है और चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ठीक है, तो राजा द्वारा खाना खाने के पहले उसे क्या किया जाता था, पहले उसका जो खास नौकर होता था ना वो चखता था, फिर ये जो है राजा को दिया जाता था। तो अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। ठीक है, तो जो जंगल पे रहते थे ना वो लोग स्वतंत्र रहते थे और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। अब ये भी एक तरीके के कर हो गया, जैसे किसानों पे आपका जो कर लगाया जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका जंगल में रहते थे उन पे इन चीज़ों पे जो है कर, इन चीज़ों को देना पड़ता था आपका, किसको, तो राजा को देना पड़ता था। तो देखिए, अशोक जो है ना एक अनोखा सम्राट थे। कैसे अनोखा सम्राट है तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना आदि संदेश जो है वो पहुँचाया है। ठीक है, पहुँचाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले जो है अभिलेख की शुरुआत जो है अशोक ने ही किया था और इसकी जो अधिकतर जो अभिलेख है ना वो हम लोगों को प्राकृत में देखने को मिलती है और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्योंकि ये एक आम जनता की भाषा थी, तो आम जनता की भाषा थी तो लोग इसको जल्दी इसको पढ़ सक रहे थे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि ये जो आपका अभिलेख अशोक का अभिलेख था किस भाषा में देखने को मिला था। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें भी ये क्वेश्चन था जिसमें 3 स्टेटमेंट था। तो पहला स्टेटमेंट यही था कि जो अभिलेख है वो आपका किस भाषा में देखने को मिला है, तो मतलब प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है,
तो देखिए, कलिंग युद्ध जब हुआ था ये, तो वो जो है ना अशोक जो है अभिलेख में ये अपना 13वां अभिलेख में जो है ना ये मतलब कि कलिंग युद्ध के बारे में बताया है। यानी इसके पूरे 14 अभिलेख है। ये क्वेश्चन आता है कितना अभिलेख अशोक का है, तो 14 अभिलेख है। इसमें 13 अभिलेख में जो है हमें जो कलिंग युद्ध हुआ था ना उसका वर्णन देखने को मिलता है। तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए थे, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, और इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। तो जो लोग अपने सगी संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, और अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोग धर्म मतलब कि बलपूर्वक जो हम लोग विजय पाते हैं ना, उससे अच्छा है कि हम लोग धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीत ले। ठीक है, तो ये विजय सही मायने में ये आपका धर्म से जो है ये लोगों का अगर दिल जीत लेते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा विजय सबसे अच्छी विजय जो है ये यही यही है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं ये अभिलेख इसलिए मतलब कि भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में देना चाहता था, क्योंकि वो चाहते थे ना कि इसके मेरे बाद मतलब अशोक के बाद उसके बेटे या पोते कोई भी हो वो युद्ध ना करे। ठीक है, तो इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी युद्ध से अच्छा कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये संदेश वो कैसे अपने बेटे या अपने पोतों अपने वंशज को पहुंचा सकते थे, तो वो अभिलेख के थ्रू जो है मतलब ये बातें कह सकते थे। तो धर्म जो है संस्कृत वर्त जो है शब्द ये धर्म का प्राकृत रूप है। मतलब कि धर्म, तो धर्म क्या है, तो धर्म, धर्म के मतलब धर्म क्या है ना, ये एक संस्कृत रूप है। ठीक है, और प्राकृत रूप जो है ये आपका धर्म है। ठीक है, तो क्यों यहाँ पे देखिए जैसे कि अशोक का जो कलिंग युद्ध है, तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए ये युद्ध लड़ा था, और लेकिन युद्ध जनित हिस्सा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई, और उन्होंने ये निर्णय किया था कि आज के बाद वो युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे। तो देखिए ये जो है आपका उत्कृष्ट पॉलिश किया हुआ जो पत्थर है ना, ये ये जो है बिहार के रामपुरवा में मिला है, और ये एक मौर्य कालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। अभी इसे जो है राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। तो देख लीजिए कहाँ है, तो बिहार के रामपुरवा में मिला है। ठीक है, जो कि अभी राष्ट्रपति भवन में है। तो अशोक का धम्म, अब देखिए अशोक का धम्म से हमें क्वेश्चन देखने को मिला था, तो अशोक का धम्म में हमें क्या क्या देखने को मिला है, देख लीजिए। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी देवता की पूजा करो या किसी कर्मकांड की आवश्यकता है। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि जैसे अगर हम अपने पिता या बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते, वैसे ही उनका अगर उनका कर्तव्य था कि प्रजा को निर्देश दे, वो बुद्ध की उपदेश से भी प्रेरित थे। तो ऐसी कोई समस्या थी शिक्षा देते वैसे ही ऐसी कोई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। देखिए उनके साम्राज्य में अलग अलग लोग थे जो कि अलग अलग धर्म को मानते थे, और इससे कई बार टकराव भी पैदा होता था। तो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, और इनके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच में झगड़े भी होते थे। तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो इसलिए उन्होंने धम्म मात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर जो है धर्म की शिक्षा देते थे। यानी उन्होंने अपने आसपास ये चीज़ को देखा, तो वो सोचे कि नहीं, हमें ये चीज़ों को जो है अब हटाना है। तो इसके लिए उन्होंने धम्म मात नाम के अधिकारी को नियुक्त किया, जो कि धर्म की शिक्षा जो है जगह जगह पे देते थे। तो इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश के स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ में भी खुदवाया है। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे।
मतलब जो लोग पढ़ लेते थे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पढ़ नहीं पाते थे तो उन लोगों के लिए क्या करते थे कि उन्हें पढ़ के सुनाया जाता था। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भी भेजे थे। तो याद रखिएगा, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए थे, विश्राम गृह बनवाए थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अब यहाँ पे देखिए, तो अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जन्म यात्रा शुरू करते हैं, तब वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो ये कर्मकांड किसी काम का नहीं है। तो ये जो है ना, इसी को कर्मकांड कहा गया है। तो ये जो है, ये कर्मकांड किसी का काम का नहीं है, ठीक है। तो इसके बदले यदि कोई लोग जो है दूसरे व्यक्तियों दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, तो ये है अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना है और सभी जीव का के प्रति दया रखना है और ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना है। तो अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा ना करें, मतलब अपना धर्म या दूसरों की धर्म की निंदा ना करें। जैसे हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे के साथ करते हैं, दोनों ही बातें गलत है। और हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बुराई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, क्योंकि अशोक का धर्म से क्वेश्चन आया था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्माधीश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हो। तो ब्राह्मण लिपि, देखिए आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ है ना, वो पिछले सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मण लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो है उसको अलग अलग भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। तो एक अनोखा सम्राट था अशोक, जिन्होंने युग जो है त्याग किए थे, सॉरी युद्ध जो है त्याग किए थे। यहाँ पे अन्यत्र के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मौर्य समाज के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। और इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लघु से उससे रक्षा करना था। और अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। और ये दीवार लगभग लगभग 64 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है और इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों का काम करना पड़ा और हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था। तो डियर, या ये जो है अशोक वाला चैप्टर हम लोग पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्प होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।